Hello friends, welcome back to my channel Crazy for Chemistry. Today we discuss how to solve NMR problems. When we solve NMR problems, we understand some basic things. These basic things are chemical shift values, IR values, sites of unsaturation, J values और types of proton. जब हम NMR प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठते हैं या फिर NMR डाटा यूज़ करके हमें जब भी कोई भी स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना होता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल बात है, यह हमसे नहीं हो पाएगा या फिर हमें नहीं कर सकते। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। एनएमआर प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही इजी है। उसके लिए आपको सिर्फ एक 5 बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि क्या यूज़ करके हम कैसे एनएमआर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम कौन सी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यूज़ है वो याद करनी पड़ती है, वो रटनी पड़ती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ कब इंक्रीज कर रही है और कब डिक्रीज हो रही है। अगर आपको ये बात याद रह जाए कि कब ये इंक्रीज हो रही है और कब डिक्रीज हो रही है तो आप इजीली एनएमआर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ के साथ। तो पहले केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़, तो केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ कब इंक्रीज और कब डिक्रीज कर रही है ये हमें देखना है। तो ये इंक्रीज कब होती है जब हमारे मॉलिक्यूल में या हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम प्रेजेंट हो या कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो। ये तीन जब हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में प्रेजेंट होते हैं तो ऑफ कोर्स हमारी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ है वो इंक्रीज होती है। अब इंक्रीज क्यों होते हैं? क्योंकि ये तीनों ग्रुप हमारे मॉलिक्यूल में जो प्रोटॉन है उन्हें डीशील्डेड करते हैं और जब प्रोटॉन डीशील्डेड होते हैं तो ऑफ कोर्स उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ बढ़ जाती है। यहाँ तीनों की वजह से क्या हो रहा है, हमारा प्रोटॉन जो है वो डीशील्डेड हो रहा है और इसीलिए हमारी केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ इंक्रीज हो रही है। तो इतना याद रखना कि अगर इन तीनों ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन पर हमारा प्रोटॉन प्रेजेंट हो तो वो हाईली डीशील्डेड होगा। अगर इनसे दूर प्रेजेंट हो हमारा प्रोटॉन तो वो इतना डीशील्डेड नहीं होगा। उसका मतलब क्या है कि उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज डिक्रीज हुई होगी, यानी कि वो नॉर्मल होगी। अब आगे आईआर वैल्यूज। अब आईआर वैल्यूज का होता क्या है कि हमें आईआर वैल्यूज यूज करके फंक्शनल ग्रुप पता चल तो जाते हैं, पर यह होता क्या है ना कि आईआर वैल्यूज भी चेंज होती है इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के वजह से, ग्रुप के वजह से या कार्बोनिल ग्रुप के वजह से। तो हम आईआर वैल्यू ज़्यादा कंसीडर नहीं कर सकते, पर फिर भी अगर ज़रूरत पड़े तो हम फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन करने के लिए या फिर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा ये गेस करने के लिए आईआर वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। पर फिर भी मैं आपको एक सजेस्ट करूँगी, जब भी एनएमआर प्रॉब्लम सॉल्व करें तो पहले एनएमआर डाटा देखें, उसके बाद आईआर वैल्यूज़ पर आना। देन साइट्स ऑफ अनसैचुरेशन। अब साइट्स ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है? तो साइट्स ऑफ अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फिर रिंग, इनका प्रेजेंस होता है। तो बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि किस किस डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या किसके लिए कितने साइट्स ऑफ अनसैचुरेशन आते हैं। तो अब हम वो देखेंगे कि किसके लिए कितने साइट्स ऑफ अनसैचुरेशन आते हैं। तो एक सिंगल रिंग के लिए या फिर कौन से भी रिंग के लिए वन साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन कंसीडर किया जाता है। अगर आपके रिंग में डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जैसे कि बेंजीन रिंग में 3 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए यहाँ 4 साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन आते हैं, क्योंकि इन 3 बॉन्ड के लिए 3 साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन और रिंग का एक, ऐसे 4 साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन। अब हमारे प्रॉब्लम में या हमारे फॉर्मूले में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसका क्या कि कार्बन ऑक्सीजन के अक्रॉस हो सकता है, वो कार्बन कार्बन के अक्रॉस हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के अक्रॉस हो सकता है। तो इसे जब ऐसा होता है तो हमारे इसमें वन साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन का प्रेजेंस होता है। देन अगर कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो इस ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन कंसीडर किया जाता है। यहाँ 1 साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन नहीं होता है। ये स्पेसिफिकली याद रखिए कि सी ट्रिपल बॉन्ड एन के लिए 2 साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन होते हैं, 1 साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन नहीं होता है। तो ये हो गया साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन। देन जे वैल्यूज़। अब जे वैल्यूज़ का क्या है ना कि हमें जे वैल्यूज से पता चलता है कि प्रोटॉन कपल्ड है क्या नहीं, या फिर वो
एक दूसरे के एडजेसेंट कार्बन पर प्रेजेंट है क्या नहीं। तो हम जे वैल्यूज किस लिए यूज़ करते हैं, कपल प्रोटॉन के लिए। अगर आपके प्रॉब्लम में या आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में या फिर एनएमआर डाटा जो आपको गिवन है उसमें किसी भी दो प्रोटॉन की या किसी भी दो पीक की जो जे वैल्यूज है वो अगर सेम हो तो प्रोटॉन क्या है, कपल प्रोटॉन है। उसका मतलब वो प्रोटॉन एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट है। तो आप यह देखिए सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ ClH। अब ये प्रोटॉन क्या हो गए, ये और ये कपल्ड प्रोटॉन है। ये तीनों प्रोटॉन एक दूसरे के साथ कपल्ड है, इसका मतलब इनकी जो जे की वैल्यूज होगी वो सेम आएगी। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रॉब्लम की तरफ। यह है हमारा पहला प्रॉब्लम। अब यहाँ हम देखेंगे कि C9H11Br ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है। पर मैं आपको एक बात यह बताना चाहूँगी कि जब भी हमारे मॉलिक्यूलर फार्मूले में कोई भी हेलोजन एटम प्रेजेंट हो, हेलोजन एटम मीन्स लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन, तो इसके लिए हमें अपने मॉलिक्यूलर फार्मूले में जितने हाइड्रोजन है उन हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन ऐड करना होता है। तो ये याद रखिए, अगर हमारे मॉलिक्यूलर फार्मूले में कोई भी हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो उसके लिए हमें जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट है, प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है हमारे मॉलिक्यूलर फार्मूले में, उसमें हमें एक हाइड्रोजन एटम ऐड करना होता है। अगर हमारे मॉलिक्यूलर फार्मूले में ऑक्सीजन या सल्फर प्रेजेंट हो तो वहाँ हम कोई भी हाइड्रोजन एटम ऐड नहीं करते, वहाँ हम उन दोनों को निग्लेक्ट करते हैं। लेकिन अगर नाइट्रोजन का प्रेजेंस हो, अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट हो तो उसके लिए एक CH यूनिट हमारे मॉलिक्यूलर फार्मूले में हमें ऐड करना पड़ता है। ये बात याद रखिए कि नाइट्रोजन के लिए एक CH यूनिट और हेलोजन एटम के लिए एक हाइड्रोजन एटम मतलब प्रोटॉन हमें हमारे मॉलिक्यूलर फार्मूले में ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए अब क्या होगा कि हमारे पास एक Br मतलब एक हेलोजन एटम प्रेजेंट है, तो हमें इसके लिए हमारे मॉलिक्यूलर फार्मूले के जो हाइड्रोजन एटम है उसमें एक हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। तो यह हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा C9H12Br। तो ये बात पहले ही हमें कर लेनी है, साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन निकालने से भी पहले हमें अपना मॉलिक्यूलर फार्मूला कन्वर्ट करना है एक हाइड्रोजन ऐड करके। अब हम यहाँ निकालेंगे साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन। साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए मैं आपको एक बेसिक ट्रिक बताने वाली हूँ जो आपको हर पल बहुत काम आएगी जब जब आप NMR के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। अब क्या होता है ना, साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन कोई लोग क्या करते हैं कि CnH10+2 का रूल यूज़ करते हैं, फिर वो निकालते हैं, उसमें बहुत टाइम जाता है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ ये जो हमारे कार्बन है, कितने कार्बन है 9, जो कार्बन है उन्हें डबल करना है। मतलब इस 9 पे और 9 मिला के हमें उन्हें कन्वर्ट करना है 18 में। 9 + 9 18 +2 कर देना है और माइनस हमारे हाइड्रोजन एटम कर देने हैं। हमारे पास 12 हाइड्रोजन एटम है, डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। बहुत इजी है, हमारे पास जितने कार्बन के नंबर है प्रेजेंट है यहाँ उन्हें डबल कर देना है। 9 + 9 18 +2 कर देना है और उसमें से हमारे जो हाइड्रोजन एटम है उन्हें माइनस कर देना है, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम माइनस करने हैं, डिवाइडेड बाय 2। अब हम ये सॉल्व कर लेंगे। तो हमें जब सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ 4 साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन मिलेगी। अगर आपको कोई संदेह है तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। यहाँ 8/2 आएगा और 8/2 4 साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन। अब यहाँ 4 साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन आई है तो हमें ये इंडिकेट करती है कि हमारे प्रॉब्लम में या हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में बेंजीन रिंग का प्रेजेंस तो नहीं है। तो हम ये पहले चेक करेंगे कि बेंजीन रिंग का प्रेजेंस है या नहीं। तो यहाँ देखिए कि ये जो वैल्यू है 7.22 जो सिंगलेट दे रही है 5 हाइड्रोजन के साथ, ये मेंशन कर रही है कि हमारे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है या हमारे जो स्ट्रक्चर हम निकालने वाले हैं उसमें बेंजीन रिंग का प्रेजेंस है। अगर आपको कोई भी 7.22 7.3 के रेंज में डेल्टा की वैल्यूज़ मिल रही होती है तो पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि उसमें बेंजीन रिंग का प्रेजेंस है। तो हमें पहले ही पिक से ये पता चल गया है कि हमारे इसमें बेंजीन रिंग का प्रेजेंस है। तो हम ये पहले कर लेते हैं 7.22 डेल्टा सिंगलेट
चेक कर लेंगे हम पहले होता है या नहीं ऐसा। 5 हाइड्रोजन, तो हमने एक बेंजीन रिंग निकाली है और आपको पता है बेंजीन रिंग के लिए 4 साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन आती है और क्यों ये भी मैंने बताया है। अब यहाँ 5 हाइड्रोजन, तो 1 1 2 3 4 5। अब यहाँ ऑलवेज कोई दूसरा ग्रुप प्रेजेंट होगा जो कि मोनो सब्सटीट्यूएंट है, मतलब एक ही है। तो हमें यहाँ चेक करना है कि इन बाकी के सिग्नल से हमें कैसे वो एक जो पी हमारे जो बाकी के सिग्नल है उनसे हमें निकालना है कि वो कौन सा मोनो सब्सटीट्यूएंट, मतलब ये एक्स कौन है। सो हमें एक्स निकालने के लिए हम अपना सेकंड पीक देखते हैं। तो अब अगर ये वैल्यू देखेंगे सेकंड सिग्नल की तो आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत ही इंक्रीज हुई है। ट्रिपलेट दे रहे हैं, 2 हाइड्रोजन दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ एक कोई भी जो हमारा CH2 ग्रुप है, 2 हाइड्रोजन मतलब CH2 ग्रुप, और ट्रिपलेट दे रहा है मतलब वो ऑलवेज CH2 के साइड में ही है। पर हो क्या रहा है कि यहाँ जो वैल्यू है केमिकल शिफ्ट की वो इंक्रीज हुई है। अब वो इंक्रीज हुई है इसका मतलब जरूर है CH2 ग्रुप किसी भी हाइड्रोजन एटम के साइड में प्रेजेंट होगा। अब यहाँ हमारे पास तो एक ही Br है, तो ये ऐसा हो सकता है। तो हम यह नीचे कर लेते हैं। हमारा सेकंड पीक है 3.38 डेल्टा पे, वो ट्रिपलेट दे रहा है और कितने हाइड्रोजन है उसके पास, 2 हाइड्रोजन है। अब क्या हो रहा है कि इसकी जो वैल्यू है केमिकल शिफ्ट की वो डी शील्डेड है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंक्रीज हुए है इसका मतलब है डी शील्डिंग की वजह से आई है। तो हम एक कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा ये जो CH2 है वो ब्रोमीन के एडजेसेंट कार्बन पर प्रेजेंट है। तो यहाँ और ये ट्रिपलेट दे रहा है इसका मतलब इसके साइड में भी एक CH2 प्रेजेंट है। तो अब आगे देखेंगे हमारा जो तीसरा पीक है वो देखते हैं। तो यहाँ वो 2.75 इतना है और ये 2.15 इतना है। तो अब यह देखिए ये क्विंटेट दे रहा है और ये भी ट्रिपलेट दे रहा है। तो हमारा सेकंड पिक कितने पर है, 2.75। अगर आप ये भी देखेंगे तो इसकी भी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो भी थोड़ी सी आपको ऐसी इंक्रीज लगी हुई लगेगी, क्योंकि ये भी डी शील्डेड है थोड़ा बहुत। तो हमें ये समझना है कि ये हमारे CH2 के एडजेसेंट वाला CH2 होगा, क्योंकि ये थोड़ा बहुत डी शील्डेड है। फिर भी हम चेक करेंगे, ट्रिपलेट 2 हाइड्रोजन इन साइड्स ऑफ CH2। अब ये CH2 के साइड में ये प्रेजेंट क्यों है, क्योंकि ट्रिपलेट दे रहा है और ये ट्रिपलेट तभी दे सकता है जब उसके साइड वाला जो है उस पर 2 ही हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, इसका मतलब 2 ही प्रोटॉन प्रेजेंट हो। तो अब हम फोर्थ सिग्नल देखेंगे, वो 2.15 पर आ रहा है और ये बहुत ही कम डी शील्डेड है, मतलब इसकी वैल्यू इनके इससे देखें हम कि ये दोनों के कंपेयर करें हम इन तीनों के वैल्यू, तो इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ही कम है। इसका मतलब ये हमारे जो ब्रोमीन एटम है उससे थोड़ा सा ज़्यादा पास नहीं है, उसके थोड़ा दूर प्रेजेंट है। तो हम अब ये देखते हैं कितने दे रहा है, ये क्विंटेट दे रहा है। अगर आपको पता नहीं है तो क्विंटेट मतलब 5, और 5 पिक तभी मिलेंगे जब हमारे कार्बन के एडजेसेंट कार्बन पर 2 हाइड्रोजन इस साइड और 2 हाइड्रोजन इस साइड प्रेजेंट होंगे। तो अब हम अपना 4A लिख के लेते हैं। 2.15 ज़्यादा डिक्रीज नहीं हुई है ये वैल्यू केमिकल शिफ्ट की, थोड़ी कम ही है। और ये दे रहे हैं क्या, क्विंटेट दे रहे हैं। अब क्विंटेट का मतलब है 4 + 1 5 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ क्या होगा कि ये जो CH2 ग्रुप है इसकी इस साइड और इस साइड इस CH2 ग्रुप के यहाँ एक CH2 यूनिट है और यहाँ एक CH2 यूनिट होना चाहिए। अब ये कैसे होता है और ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा ये हम देखेंगे। अब हम फाइनल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं हमारा। अगर आप ये देखोगे ये CH2 के बाजू में हमें CH2 ग्रुप चाहिए या फिर 2 हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन का प्रेजेंस होना चाहिए। तो ये CH2 शायद हमारे यहाँ प्रेजेंट होगा। तो हम करके देखते हैं इसको। ये हमारी बेंजीन रिंग हो गई। अब इसके 5 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 और 5।
अब क्या है कि हमारा एक क्विंटेट देने वाला जो CH2 है वो शायद यहाँ प्रेजेंट होगा। आपको क्या लगता है, आप ज़रूर कमेंट करिएगा। पर ये यही प्रेजेंट है क्योंकि इसके इस साइड एक हाइड्रोजन और इस साइड एक हाइड्रोजन है, और इसकी जो शील्डिंग की वैल्यू है वो ज़्यादा इंक्रीज मतलब डिक्रीज भी नहीं हुई और ज़्यादा इंक्रीज भी नहीं हुई, क्योंकि ये यहाँ प्रेजेंट होने के कारण। तो ये CH2 यहाँ आ गया। अब हमारे पास जो बाकी के दो CH2 है, जो हमने एक Br के पास लगाया है और एक CH2 के, तो वो ऐसे है CH2 CH2, ये हमारे 3 CH2 यूनिट हो गए। आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ 1 2 3, ये हमारे 3 CH2 कंप्लीट हो गए हैं। और अब Br की बारी आती है, तो ये Br यहाँ प्रेजेंट है। तो अब हम इनकी वैल्यूज कंपेयर करके देखेंगे। तो हमने जो बेंजीन रिंग है उसके लिए हमारी वैल्यू आई थी 7.22 डेल्टा। तो ऑब्वियसली ये 5 हाइड्रोजन हो गए, सिंगलेट दे रहे हैं 5 हाइड्रोजन, क्योंकि बेंजीन रिंग के लिए सिंगलेट कंसीडर किया जाता है। कभी भी याद रखिए, जब भी बेंजीन रिंग की बात आती है तो वहाँ सिंगलेट ही बताया जाता है, वहाँ ट्रिपलेट क्वांटेट ऐसा कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, वहाँ सिर्फ सिंगलेट ही कहा जाता है। उसके बाद देखिए ये जो CH2 है वो लेस डीशिल्डेड है। अब लेस डीशिल्डेड है, इसकी वजह से उसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही, वो 2.15 डेल्टा पर ही मिल रही है। देन ये CH2 देखते हैं हम, ये CH2 थोड़ा बहुत डीशिल्डेड है क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो थोड़ी बहुत इंक्रीज हुए। देन अब ये CH2 देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू है केमिकल शिफ्ट की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीशिल्डेड है। अब ये बहुत ज़्यादा डीशिल्डेड क्यों है, क्योंकि इसके पास Br ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब इसके एडजेसेंट ही Br होने के कारण Br इसमें से बहुत से इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ पुल कर रहा है, इसका मतलब खुद की तरफ खींच ले रहा है। इसकी वजह से इसकी केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू थी वो इंक्रीज हो गई, और ये हो गया हमारा फाइनल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना बहुत ही आसान है, सिर्फ कुछ बातें याद रखिए। ट्रिपलेट कब मिलेगी, क्वार्टेट कब मिलेगी। अगर आपको ये आता नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको ये सिखा दूंगी कि ट्रिपलेट कब मिलता है, क्वार्टेट कब मिलता है। और यह याद रखिए कि केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज कब इंक्रीज होगी और कब डिक्रीज होगी। इन्हें आप रट्टा मत मारिए, जिन्हें आप याद करिए, याद भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना रखिए, याद रखिए कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वो हमारी केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज को इंक्रीज कर रहा है। इससे आप इजीली आपका स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको इसमें कुछ पता नहीं, कुछ बात समझ नहीं आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो। थैंक यू।